वो वाला भी हम लोग डेरिवेशन किए तो उसमें क्या आया था एक्सप्रेशन, when the reagent reacts with more than one species, उसमें एक्सप्रेशन क्या आया था k का 1/t ln ln v, ln infinity v v naught। infinity minus v naught by v infinity minus vt। ठीक है, चलो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, ये तुम लोग खुद पे ये ट्राई करना। क्वेश्चन है उसी तरह डिराइव करना है तुमको एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर follows first order kinetics in presence of acid as an catalyst। ठीक है, और ये एस्टर है CH3COO C2H5, इसका हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H प्लस, मान लो HCl ले रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और CH3COOH और प्लस C2H5OH बनेगा। ठीक है, और इसका प्रोग्रेस जो है, द प्रोग्रेस of this reaction is monitored by the titration of the reaction mixture with NaOH। NaOH के साथ टाइट्रेशन कराया जा रहा है इसका, रिएक्शन मिक्सचर का NaOH के साथ। और यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि टाइम वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH का डेटा दिया हुआ है। T इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम है V नॉट, T इक्वल टू T पे वॉल्यूम है VT, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे वॉल्यूम है V इन्फिनिटी। इतना डेटा दिया है, प्रूव करना है यहाँ पे, प्रूव दैट K का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, K इक्वल टू 1/T ln V infinity माइनस V नॉट बाय V infinity माइनस VT। ठीक है, तो ये तुमको प्रूव करना है कि K का एक्सप्रेशन ये आ रहा है, तो ये होमवर्क के लिए दे रहा है, नेक्स्ट क्लास में ये करके रखना। ठीक है, इसमें एक और होता है ऑप्टिकल रोटेशन वाला चीज होता है। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन से भी हम लोग मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्टिकल रोटेशन जैसा तुम लोग उसमें पढ़े हो ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। यस सर। तो ऑप्टिकल रोटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो L इंटू सी इंटू अल्फा होता है। थीटा जो ऑब्जर्व्ड निकालते हैं हम लोग, थीटा थीटा कितने एंगल से वो रोटेट हो रहा है वही थीटा है, तो उसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैसे निकलता है, वो फॉर्मूला होता है, वो एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है हम लोग को, L इंटू सी इंटू अल्फा होता है ना। वहां पे L और अल्फा क्या होता है, वो कांस्टेंट है, और C जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है, जो हम लोग जो कंपाउंड लिए हैं उसका कंसंट्रेशन क्या है। तो वहां पे डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग कि थीटा ऑब्जर्व्ड जो है, ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो उससे भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो उससे रिलेटेड भी एक दे रहा है, उसको ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन है कि inversion of cane sugar follows first order kinetics। केन सुगर का इन्वर्जन है C12H22O11 प्लस H2O। तो इससे क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन is monitored by the ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है ये दोनों। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है ये टाइम वर्सेस ऑप्टिकल रोटेशन का है, टाइम वर्सेस ऑप्टिकल रोटेशन।
तो T इक्वल टू 0 पे ऑप्टिकल रोटेशन है थीटा नॉट रिएक्शन मिक्सचर का टोटल ऑप्टिकल रोटेशन, T इक्वल टू टी पे इसका थीटा टी है, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे थीटा इन्फिनिटी है। तो यहाँ भी प्रूव करना है तुमको, प्रूव दैट K का एक्सप्रेशन जो आ रहा है ये 1/t ln थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट, ठीक है, और बाय थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो ट्राई करना है एक बार ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। पहला वाला तो टाइट्रेशन से रिलेटेड ही ऑप्टिकल, तो ये भी होगा, फिर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो टाइट्रेशन से ही रिलेटेड यहाँ पे देखो ये ऐसे रिलेट कर लेना तुम लोग, एक हिंट दे दे रहे हैं इस केस में। एक्चुअली क्या हो रहा है कि थीटा ऑब्जर्व्ड जो होता है, ऑप्टिकल रोटेशन थीटा ऑब्जर्व्ड हम लोग जो बोलते हैं, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है L इंटू सी इंटू अल्फा होता है। यहाँ पे L और अल्फा ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सिर्फ वेरी कर रहा है, C कंसेंट्रेशन होता है, L और अल्फा ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों मिलकर ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा ऑब्जर्व्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो उससे रिलेट करके देखना, इनिशियल कंसेंट्रेशन के रिएक्शन लिखोगे, उसके बाद जैसे करते आए हम लोग उसी तरह करना है, ठीक है। एक बार ट्राई करना है इसको, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। क्लियर है ना? चलो अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव कर रहे हैं, ये टाइट्रेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे काइनेटिक्स पढ़ना है हम लोग को। थोड़ा सा हाँ नीचे कीजिए तो थोड़ा सा। ठीक है, वो पीडीएफ भेज देंगे, वो देख लेना, उसमें वो तो मिल ही जाता है पीडीएफ तुम लोग को, ठीक है। ठीक है। चलो, तो काइनेटिक्स ऑफ कंसेक्यूटिव और सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है, उसमें हम लोग कैसे करेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल या कंसेक्यूटिव रिएक्शन किस टाइप का, जैसे मान लो कि ए से कुछ बी बन रहा है, ठीक है, ए से कुछ बी बन रहा है और इस केस में रेट कांस्टेंट K1 है, और बी जो बना ये प्रोडक्ट अनस्टेबल अगर हो गया, ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मान लो सी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये बी से सी बनने का जो प्रोसेस होगा, इस समय रेट कांस्टेंट कुछ K2 होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को कंसेक्यूटिव रिएक्शन बोलते हैं या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं। तो इस केस में इसमें हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है, इस टाइप में कैसे हम लोग डिराइव करते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो ये हम लोग देखना है। तो डेरिवेशन ही मेनली करना है इस केस में, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो जैसे मान लो ए से जा रहा है ये बी, ठीक है, और बी से जा रहा है ये सी। यहाँ पे रेट कांस्टेंट है K1, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है K2। T इक्वल टू 0 पे इसका कंसेंट्रेशन मान लेते हैं कुछ A0 है, उस समय B और C तो 0 होगा, क्योंकि जब तक B बनेगा नहीं तो C भी नहीं बनेगा ना, समझ में आ रहा है। अब किसी T इक्वल टू T पे इसका कंसेंट्रेशन कुछ मान लेते हैं 80 है, इस अब B भी बन गया होगा, कंसेंट्रेशन इसका मान लेते हैं कुछ BT है, T इक्वल टू T पे, ठीक है, ये ऐसे डिनोट कर रहा है। और इसका कंसेंट्रेशन अगर B बन जाएगा तो C भी तुरंत बन जाएगा, ठीक है, कंसेंट्रेशन इसका T है। अब T इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या सब क्या सी में बचेगा, कन्वर्ट हो गया होगा। सारा C में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, और C का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, जो एक का था स्टार्टिंग में, मतलब A0 हो जाएगा। A0 हो जाएगा, A0। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि K1 का वैल्यू जो है, एज्यूमिंग K1 इज ग्रेटर देन K2, ठीक है, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का जो रेट कांस्टेंट है वो सेकंड वाले से ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको रिलेट करेंगे। अब यहाँ पे अगर लिखोगे फर्स्ट वाले के लिए, अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे माइनस DA/dt, ये क्या लिख सकते हैं, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है।
अब dB बाई dt, dB बाई dt को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं बताओ तो। ये K1 इंटू ए तो होगा ही, हाँ, और जो इसका कोएफिशिएंट हो। लेकिन B भी तो कन्वर्ट हो रहा है C में, समझ में आ रहा है। तो C वाले के लिए B क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया ना। लेकिन तो B का कंसंट्रेशन क्या होगा, जैसे वो C में कन्वर्ट हो रहा है तो B का कंसंट्रेशन उसके कारण कम होगा। तो कम होगा तो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, अगर B के टर्म में लिखे तो K2 इंटू बी लिखना होगा हमको, बताओ तो। एक्चुअली जो B का कंसंट्रेशन बचेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन जो निकालेंगे वो K1 इंटू ए, मतलब ये तो प्लस में होगा क्योंकि इससे B फॉर्म हो रहा है, बट B फर्दर C में जा रहा है, तो उसके कारण वो किस रेट से मूव कर रहा होगा, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B से ही तो मूव कर रहा होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस लेना होगा ना हमको, dV बाई dt अगर लिखेंगे हम लोग तो। ये बात समझ में आ रहा है सबको। हेलो। नोट। फिर से थोड़ा समझाइए तो सर, नहीं समझ में। अरे ये देखो B बनने का प्रोसेस, तो B का बनना जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, A पे डिपेंड करेगा, A के यस रेट सर। पे डिपेंड करेगा ना। तो ये हाँ तो K1 इंटू ए ये बता रहा है कि B किस रेट से बन रहा है, बट B हाँ भी तो चेंज हो रहा है C में, जैसे B बन जाएगा तो वो तो C में भी चेंज होगा ना, तो उसके कारण B का कंसंट्रेशन कम भी तो हो रहा है। हाँ हाँ, तो समझ B से गए। C में जो कन्वर्जन है वो K2 इंटू बी का कन्वर्जन है, वो रेट। B से C वाले रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, K2 इंटू बी, क्योंकि टू इंटू बी। B से C क्रॉस। वाला रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट तो B है ना। अब चेंज इन कंसेंट्रेशन निकाल रहे हैं, मतलब जितना बन रहा है और कितना वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस लेना होगा ना हमको, क्योंकि एक एक रिएक्शन से वो बन रहा है, दूसरे रिएक्शन से वो खत्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका चेंज लेना होगा, तो हमको डिफरेंस ही लेना होगा। क्लियर है सबको। ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे अगर तीसरा इक्वेशन हम लोग लिखें dC बाई dt, ये किसके इक्वल लिखेंगे बताओ तो। के टू बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। बी। ये इक्वेशन 3 एज्यूम कर लेते हैं, है ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अगर मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही एज्यूम करके हम लोग करते हैं ये सारा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, सारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही एज्यूम करके किया जाता है, तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए किसी टाइम टी के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस K1 इंटू टी लिख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन ऐसा ही आता था ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम टी क्या बचता था, C नॉट इंटू ई पे पावर माइनस K1 इंटू टी, माइनस K इंटू टी होता था। तो यहाँ पे हम लोग ए के लिए लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी कितना बचेगा, 80 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस K1 इंटू टी होगा, ठीक है। अब हाँ इसको सर। यूज करना है, देखो तो अब फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये डिराइव कर रहे हैं इसलिए ध्यान देना सारे प्रोसेस को। फ्रॉम टू सेकेंड इक्वेशन से क्या लिख रहे हैं हम, dB बाई dt प्लस K2 इंटू बी को इधर ले आओ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए है एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे, तो उसका वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, ये किसके इक्वल आया है, ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस K1 इंटू टी के बराबर आया है, वही होगा ना। कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम किसी टाइम टी पे अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हाँ ये सर। ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस K1 टी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कैसे हम लोग स्टेप कर रहे हैं सारे। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ई पे पावर K2 इंटू टी से ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ जाएगा, ये है dB बाई dt प्लस K2 इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग ई पे पावर K2 इंटू टी, और इधर भी ये K1 इंटू ई नो ए नॉट पे पावर, सॉरी ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस K1 इंटू टी, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग ई पे पावर K2 इंटू टी से।
सिंप्लीफाई करो, देखो इसका डिफरेंशियल फॉर्म हम लिख रहे हैं, तो डिफरेंशियल फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, डी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी, कॉमन आ गया दोनों में, और ई पे पावर के टू इंटू टी, ठीक है, और बाय डी टी, ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा, ये के वन इंटू ए नॉट, और ई पे पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस, दोनों को कंबाइन कर लिए, के वन माइनस के टू इंटू टी। देखो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये डिफरेंशियल फॉर्म समझ में आ रहा है क्या? जैसे ऐसा होता है ना, जैसे मान लो, ध्यान देना कि जैसे डी यू वी बाई डी एक्स अगर होता है, तो डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि u, एक बार u को कांस्टेंट रखोगे और फिर dv बाई डी एक्स करेंगे, प्लस एक बार v को कांस्टेंट रखते हैं हम लोग और du बाई डी एक्स करते हैं। क्लियर है? यही वाला फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसमें RH से LH इसमें आया है। हाँ, ये उल्टा कर रहे हैं हम लोग, ये वाला एक्चुअली उस फॉर्म में था, इसको हम लोग उल्टा करके लिख रहे हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब उस डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेट करना है, सॉरी उसी फॉर्म रहने देता हूँ, ऑन इंटीग्रेटिंग, dt को उस साइड भेज दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा क्या, d ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ b इंटू ई पे पावर के टू इंटू टी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, और ये t उधर चला गया, और इधर क्या बचा हुआ था, k वन इंटू ए नॉट ई पे पावर माइनस के वन माइनस के टू, और यहाँ पे क्या है, इधर क्या आ गया, dt आ गया। इंटीग्रेट करो, बताओ क्या आएगा। अब देखो, मान लो ये हमारा ये फॉर्म है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे किसी का डिफरेंशियल को अगर इंटीग्रेट करोगे किसी का, तो वो क्या बनेगा, जैसे dx का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या मिलेगा हमको, x ही मिलता है ना। समझ में आ रहा है? किसी का डिफरेंशियल फॉर्म को अगर इंटीग्रेट करोगे तो वो तो वही वाला एलिमेंट मिल जाएगा हमको। तो dx का इंटीग्रेशन x आता है, dt का इंटीग्रेशन t आता है, तो उसी तरह इसके डिफरेंशियल फॉर्म का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, b इंटू ई पे पावर के टू इंटू टी, यही मिल जाएगा। बोलो। हाँ सर। और इधर क्या बचेगा, देखो जो जो कांस्टेंट है उसको हम साइड कर ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एक टी मिस हो गया ना। ये देखो इंटीग्रेशन तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बेसिक तो पढ़े हो ना। नीचे क्या बचेगा, क्या आएगा नीचे बताओ, माइनस के वन इंटू के टू, ये नीचे आ जाएगा। देख लो, कोई डाउट है किसी को? और प्लस सी, क्योंकि ये हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किए हो ना तुम लोग? यस सर, इंडेफिनिट। हाँ तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, मतलब कोई कांस्टेंट सी आ रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं हम लोग फोर्थ इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये देखो, ये e पे पावर माइनस एक्स टाइप का इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आएगा, e raised to the power minus x by 1 minus 1 बाय माइनस वन, e रेस टू पावर माइनस एक्स ही होगा, और बाय, सॉरी ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, और बाय क्या आता है जो उसका कोफिशिएंट माइनस वन। तो वही चीज यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग, e पे पावर माइनस के वन इंटू माइनस
k1 माइनस k2 इंटू टी का इंटीग्रेशन है, dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो तो उतना ही टर्म बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस k1 माइनस k2। कोई डाउट है किसी को यहाँ नो तक? सर। चलो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये डेरिवेशन। अब देखो, अब c का एक्चुअली हमको वैल्यू निकालना है, कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है व्हेन t इक्वल टू 0। जब t का वैल्यू 0 होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ b क्या होगा बताओ? 0 होगा। अभी हम लोग देख चुके हैं ऊपर, t का जब 0 है तो b तो कुछ नहीं होगा ना इनिशियली। नहीं। तो पुट करो यहाँ पे t का, इस एक्सप्रेशन में, फोर्थ वाले एक्सप्रेशन में t का वैल्यू 0 पुट करो, देखो क्या आएगा। इधर LHS में 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि कंसेंट्रेशन ऑफ B ही 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 ही होगा। RHS में क्या बचेगा बताओ? K1 इंटू A0, क्योंकि T का वैल्यू 0 है तो ये हाँ e सर। पे पावर 0 वो 1 हो जाएगा। यस। और नीचे क्या बचा, माइनस K1 माइनस K2, है ना, और प्लस C। तो यहाँ से C का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या? कांस्टेंट का वैल्यू आ गया डायरेक्ट। C का वैल्यू क्या आ गया, K1 इंटू A0, और नीचे क्या आ गया, बाय K1 माइनस K2। देखो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। C का वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे इससे, आगे बढ़े। चलो, आवाज आ रहा है ना सबको? हेलो। यस हाँ। सर। चलो, नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ C का जो वैल्यू निकाले हैं वो फोर्थ इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुट करने पे देखो क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ B e पे पावर K2 इंटू टी हो गया K1 इंटू A0 e पे पावर माइनस K2 इंटू टी, और बाय
हेलो, आवाज आ रहा है अभी? हाँ सर अब आ रहा है, उसमें से आवाज अरे नहीं आ रहा था। ये रोहित, तुम फिर से रिजॉइन करो, होस्ट ट्रांसफर करो, नहीं तो होस्ट। एक सेकेंड। ठीक है सर, हम रीज्वाइन करते काट के। नहीं नहीं, तुम रिजॉइन करोगे तो दूसरा बन जाएगा, तुम ट्रांसफर कर दो होस्ट। कैसे ट्रांसफर करते हैं? एक सेकंड। चलो ठीक है। हो गया सर। हाँ हो गया। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो, यहाँ ये वाले स्टेप तक किसी को डाउट है क्या? देखो तो, देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्रेशंस में ध्यान देना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा है बस। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इस वाले टर्म में क्या है कि एक्सपैंड करोगे तो के टू इंटू टी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा, ई पे पावर माइनस के वन, और आगे माइनस साइन रहेगा। तो बच गया इसमें एक्सप्रेशन ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी वाला बच जाएगा। और इधर से 1/के टू इंटू टी था, तो ई पे पावर माइनस के टू इंटू टी बच गया इधर। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर, ये तो कैलकुलेशन था, कर लिया। हाँ, कैलकुलेशन ही करना है बस इसमें। एक्चुअली ये पूरा डेरिवेशन ही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ए नॉट का कंसेंट्रेशन जो है, जो किसके इक्वल हम लोग बोल सकते हैं? ए नॉट जो कभी भी होगा, वो हाँ। टोटल कंसेंट्रेशन जो इनिशियल हम लोग लेंगे, वो तो सारे कंसेंट्रेशन के इक्वल होगा। कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी और प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी। क्योंकि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना यार, कि रिएक्टेंट का जितना इनिशियली कंसेंट्रेशन लोगे, तो वो तो आइदर लॉस या गेन तो होता नहीं है, वो तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। समझ में आ रहा है? तो ए का जो हम लोग इनिशियली लिए हैं, ए नॉट लिए हैं, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना हमेशा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। वो यस किसके सर। इक्वल होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे, और प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यही तीन रिएक्शन मिक्सचर में यही तीन होगा अवेलेबल हमेशा। तो इन तीनों का कभी भी सम करोगे, इन तीनों का कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम टी अगर सम करोगे, तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? ए नॉट के ही इक्वल आएगा। कोई डाउट है इसमें क्या? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये तो बेसिक चीज है। ठीक है, इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, बी का तो कंसेंट्रेशन निकल गया, अब हम लोग सी का कंसेंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, सी के लिए डेरिवेशन करना चाह रहे हैं, तो बताना सी के लिए क्या आएगा। तो सी के लिए निकालने के लिए हम यहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ ए की जगह पुट करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी क्या आया था, ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी। और ऑलरेडी हम लोग बी का कंसेंट्रेशन निकाल चुके हैं। बी का कंसेंट्रेशन कितना आ चुका है, वो एक्सप्रेशन ऑलरेडी ऊपर ये है। के वन ए नॉट। हाँ हाँ ठीक है, वो एक्सप्रेशन है बी का। तो एक्चुअली हमको यहाँ पे सी का कंसेंट्रेशन निकालना है, तो सी कंसेंट्रेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा बताओ तो? घटा लेंगे ए नॉट माइनस ए टी ए और नॉट माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट एफ टाइम टी। टी माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब ये हम डिराइव नहीं करेंगे, तुम लोग को खुद एक्सप्रेशन निकालना है बाद में। ठीक है, हम बस फाइनल लिख देंगे, तुम लोग कैलकुलेशन घर पे करना और उससे मैच कर लेना। ठीक है, बस सिंप्लीफिकेशन ही है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुट कर देते हैं बस, उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन लिख देंगे। ये आएगा ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी। ठीक है, ये कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, और बी का जो एक्सप्रेशन पुट करोगे, ये तो पूरा एक्सप्रेशन ही पुट करना होगा तुमको। के वन इंटू ए नॉट, नीचे है के वन माइनस के टू, और इधर क्या बचा बताओ तो? ई पे पावर माइनस के टू इंटू टी, और माइनस ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी, यही था पूरा एक्सप्रेशन। तब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना, कैसे भी सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद तुम लोग ट्राई करना सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, वो प्रोसेस करोगे सिंप्लीफिकेशन, तो हम फाइनल एक्सप्रेशन बता दे रहे हैं कैसा आएगा सिंप्लीफिकेशन करने के। तो सी का जो एक्सप्रेशन आएगा, ये आ जाएगा ए नॉट इंटू वन माइनस के टू इंटू ई पे पावर माइनस के वन इंटू टी माइनस के वन इंटू ई पे पावर माइनस के टू इंटू टी,
और बाय K2 माइनस K1। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारा आएगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सी के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग बी का भी एक्सप्रेशन निकाल लिए, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। किसी देखो ये जस्ट तुमको एक्सप्रेशन है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, अगर मान लो इक्वेशन दे दिया, अगर डेटा तुमको दिया रहेगा, सारा डेटा गिवन होगा, तुमसे पूछेगा किसी टाइम टी पे बी का कंसंट्रेशन बताओ, तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर लोगे? ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लोगे डायरेक्टली? सारा डेटा तुमको दिया रहेगा, K1 K2 का वैल्यू दिया रहेगा, और जिस टाइम पे पूछा गया वो टाइम भी दिया रहेगा, और ए का इनिशियल कंसंट्रेशन भी दिया रहेगा। तो अगर ये सारा वैल्यू दिया है तो कंसंट्रेशन ऑफ बी निकाल सकते हैं ना हम लोग किसी टाइम टी पे। हाँ। उसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सी भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टाइम टी पे। ठीक है, एक और इससे रिलेटेड, ये तो दोनों का कंसंट्रेशन पूछता ही है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड इसमें पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी कहाँ तक जा सकता है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हम लोग? इसके लिए क्या रिलेशन यूज करेंगे हम लोग, बताओ तो? कंसंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम अगर निकालना है हमको, क्या करना होगा? डिफरेंशिएटर के 0 के इक्वल कर देंगे हाँ, हम लोग। मैक्सिमम वाला कंडीशन यूज करोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ डीबी बाई dt, इसको dt के रेस्पेक्ट में किसके इक्वल आना चाहिए इसका डिफरेंशियल? 0। 0 के रेस्पेक्ट में आना चाहिए। ये एक्सप्रेशन कोई डिराइव करके मेरे को बताओ तो। चलो, ये b का तुम लोग को एक्सप्रेशन पता है, उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है, और तुम बताओ कि कंसंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, तो करो। ये डिफरेंशिएशन एक्सप्रेशन तुम लोग को पता है, उसको डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करो और बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, और कौन से टाइम पे वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, पहले तो टाइम निकालना है कि कौन से टाइम पे बी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और दूसरा कि बी का मैक्सिमम वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, तो करो, 5-10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आराम से डिफरेंशिएट करके बताओ और इक्वल टू 0 पुट करके। और ये टाइम भी निकालना है कि t टाइम आफ्टर विच ये b अटेन्स कंसंट्रेशन ऑफ b अटेन्स b मैक्सिमम। ठीक है, ये टाइम भी कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों चीज निकालना है, दोनों के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, करो आराम से, 5 मिनट का टाइम है तुम लोग के पास, 5 या 10 मिनट का टाइम है। ठीक है, आराम से करो, अच्छे से करना, कोई एक्सप्रेशन छूट नहीं जाए। ठीक है।
टाइम निकल गया सर। क्या आया? टाइम आ गया? क्या है हाँ, टाइम का एक्सप्रेशन? ln k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 माइनस k2। हाँ हम लिख रहे हैं, चेक करो। जिसका टाइम निकल गया बताओ। ये है टाइम जिस समय मैक्सिमम बी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, वो टाइम आ जाएगा ln k1 अपॉन k2 बाय यस सर। k1 माइनस k2। ठीक है, ये हाँ, मैच कर लो। ये कौन सा टाइम निकल रहा है? कि मैक्सिमम टाइम, टी मैक्स, मतलब जब कंसेंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, वो टाइम है ये। क्लियर है? चलो अब टाइम अगर निकल गया तब तो फिर बी मैक्सिमम का वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। बी मैक्सिमम का वैल्यू कैसे निकालोगे? टाइम के जगह पे टी ठीक मैक्स। कर देंगे। हाँ बस पुट करके निकालो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है बी मैक्स का। सबका टाइम निकल गया क्या, या नहीं आया किसी का? सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। उनको डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल पुट करना है बस, और वो एक्सप्रेशन ही निकालना है। तो इसको इस फॉर्म में भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि 1/k1 - k2, इसको अलग कर लिया इनटू ln k1/k2। बात समझ में आ रहा है ना? कि 1/k1 - k2 को अलग कर लिए और ln k1/k2, ये टी मैक्स का वैल्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्रेशन से मतलब डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। आया किसी का? बहुत डिफिकल्ट टर्म आ गया सर। डिफिकल्ट टर्म आ गया? चलो मतलब तुम लोग सिंप्लीफाई करना बाद में, हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। ठीक है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, वो तुमको मैनिपुलेट करना है एक्सप्रेशन, वो इधर उधर सिंप्लीफाई ही करना है उसको बस। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट तुमको कॉमन लेके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो बी मैक्स का देखना, ये हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखना इस फॉर्म में आ जाएगा। इसमें मैनिपुलेशन है थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा A0 × K2/K1, और इस पे पावर K2/K1 - K2। ठीक है, तो ये है, ये दोनों तुमको एटलीस्ट ये सॉरी, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। ठीक है, ये आएगा, सिंप्लीफाई कर लेना तुम लोग। बी मैक्स का एक्सप्रेशन A0 जो इनिशियल कंसेंट्रेशन लिए थे इनटू K2/K1, सिंपली याद करना आसान है। A0 × K2/K1, और उस पे पावर क्या आ जाएगा, K2/K1 - K2। ठीक है, ये बी मैक्स का हो गया। और टी मैक्स का 1/K1 - K2 इंटू ln K1/K2। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना। इससे डायरेक्ट मतलब एक्सप्रेशन अगर याद रहेगा तुमको
तो क्वेश्चन आराम से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली इसको अगर ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करें ना, सिक्वेंशियल रिएक्शन को अगर ग्राफिकली या कंसेक्यूटिव रिएक्शन को ग्राफ के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ए बी और सी वाला था कि देखो ए का कंसेंट्रेशन तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, ए के लिए तो ये डिक्रीज होगा कंसेंट्रेशन, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है ना। तो ए के लिए ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आएगा। सी का एक्सप्रेशन जो है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होगा, सी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ये कंसेंट्रेशन ऑफ सी के लिए। और बी के लिए ग्राफ का नेचर कैसा है, कोई बता सकता है? बी के लिए ग्राफ का नेचर देखो, ये तो शुरुआत में इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के बाद ये एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा और उसके बाद इसका वैल्यू क्या होगा, ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग बी मैक्स निकाल रहे हैं यहाँ पे कि वो कौन सा टाइम है जिसमें वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है और उसके बाद वो क्या होगा, कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सर सी, हाँ बोलो। सी में बी मैक्सिमम बनने के बाद सी बनेगा नहीं कि नहीं, बी सी बने। जैसे ही बी बनेगा तो सी बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम हाँ लोग वो टाइम वो कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं कि बी अपने मैक्सिमम, बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कि मैक्सिमम कितने कंसंट्रेशन तक बी जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो वो चीज है। तो बी का क्या होगा, बी का कंसंट्रेशन तो शुरुआत में बढ़ेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक वो बढ़ेगा और उसके बाद ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद ये क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिए कुछ ऐसा है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये बी मैक्स का पॉइंट है, बी मैक्स। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ये प्लॉट है और यही हम लोग बी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा यही निकाल रहे हैं और ये कौन से टाइम पे ये अटेन करेगा, ये जिस टाइम पे ये बी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा उसी को हम लोग टी मैक्स बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? और यही टी मैक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये सिक्वेंशियल रिएक्शन वाला केस। अब देखो इससे क्वेश्चन, अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट तुम क्वेश्चन कर सकते हो इसमें। क्वेश्चन देखो जैसा किस टाइप का क्वेश्चन है इसमें, एक दे दिया तुमको क्वेश्चन है कि फॉर ए रिएक्शन, ठीक है, ए से बी और बी से सी, यही सिक्वेंशियल वाला केस है। टी हाफ फॉर ए एंड बी, टी हाफ का वैल्यू ए एंड बी आर 4 and 2 minutes respectively, ठीक है। हाउ मच टाइम would be required for B to reach maximum concentration। B मतलब टाइम निकाल रहे हैं कि कौन से टाइम पे B जो है अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे पहुंच जाएगा, बताओ। अब जिसको फॉर्मूला होगा वो डायरेक्ट बना देगा इसको। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 मिनट, ऑप्शन 2 है 4 मिनट, ऑप्शन 3 है 6 मिनट एंड ऑप्शन 4 है 8 मिनट्स। बताओ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ए से बी और बी से सी दोनों का रेट कांस्टेंट के ही है।
क्वेश्चन है इफ इनिशियली only A is taken SCA, तो यहाँ पे बताना है तुमको कि द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी इज क्या है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए। पहला वाला आया किसी का? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? CA/E ऑप्शन 2 है, E/CA ऑप्शन 3 है, E/CA एंड ऑप्शन 4 है 1/E/K। हेलो, हाँ सर। फर्स्ट वाला बनाओ, हो गया? सर ये कौन सा रिएक्शन है, मतलब कौन किस ऑर्डर का है ये कैसे फाइंड करेंगे? तो बताया गया ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग फॉलो करते हैं ये। ओके। वो तो शुरुआत में ही बताए थे तुम लोगों को। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ए और बी दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं। बी का तुम लोग यहां से निकाल सकते हो ना, देखो ये तो ऑलरेडी यहाँ एक्सप्रेशन आ ही चुका है। सर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स देखना पड़ेगा आंसर। जिसका पहला हो गया वो देख लेते हैं, दूसरा बनाओ। हाँ 2 मिनट्स सही है। किसका आया 2 मिनट्स? एक ही लोग आया है बस, कौन बनाया? अंकित। और बाकी नहीं बना किसी से? अरे जब एक्सप्रेशन याद ही है, टी मैक्स का वैल्यू तो पुट करो बस उसमें। टी हाफ का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए तुम लोग को नहीं आता है, ln2/k होता है और टी हाफ दिया हुआ है, k का वैल्यू वहां से निकाल सकते हो दोनों के लिए। मतलब k1 और k2 का वैल्यू तो तुमको पता चल जाएगा, बस उसमें सिंप्लीफाई करके बस पुट कर देना है, उसको सॉल्व करना है बस। नहीं बन रहा है? हो गया सर। हो गया ना? पहला हो यस गया सर। सबका, 2 मिनट्स आ रहा है। देखो k1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला ये k1 इसको एज्यूम करो, ये सेकंड वाले को k2 एज्यूम करो। टी हाफ जो है a के लिए दिया हुआ है तुमको 4 मिनट, तो यहाँ पे क्या होता है k1 इज इक्वल टू, ये टी हाफ का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम लोग को पता ही है कितना होता है टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये ln2/k है। तो यहाँ पे k1 के लिए अगर बात करोगे तो पहले के लिए टी हाफ कितना है तुम्हारा, 4 मिनट है, तो 4 इज इक्वल टू ln2/k1। तो यहाँ से पुट करो, k1 का एक्सप्रेशन ln2/4 आया, इसी तरह k2 का वैल्यू आएगा, बस k1 और k2 ही तो तुमको चाहिए। टी मैक्स निकालने के लिए k1 और k2 ही चाहिए ना, बस वहां पे पुट कर दो वैल्यूज। सेकंड बना किसी से? सेकंड आसान है, दोनों का तुमको रेट कांस्टेंट के ही दिया हुआ है और इनिशियली बोला गया कि सी ए लिया गया ए का कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन ऑफ बी निकालना है तुमको, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ बी, तो वो एक्सप्रेशन बता ही चुके हैं ऊपर, बस उसमें वैल्यूज पुट कर दो k1 और k2 का और इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट का। कितना आ रहा है सेकंड का?
सॉरी, एक मिनट, 2 मिनट आ रहा है या कुछ और आ रहा है आंसर? देखो तो। 4 मिनट आ रहा है सर। 1 मिनट रुको, चेक करने दो। इसमें है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ हाँ, ऑप्शन बी होगा। सॉरी, ऑप्शन बी। कैलकुलेशन अच्छे से करो जिसका। ठीक है, ऑप्शन बी आ रहा है, ये है आंसर, 4 मिनट। कौन था वो? कैलकुलेशन चेक करो, अंकित। और किसका आया था? 4 मिनट किसी का आया? और हाँ सर 4 मिनट आ गया है। हाँ चलो, 4 आंसर सही है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है? 2 का आंसर क्या आया तुम लोगों का? टू आया? अरे, 2 में क्या करना है? बी का एक्सप्रेशन, बी मैक्स का एक्सप्रेशन बताओ तो क्या है? अभी लिखा है तुम लोग को। बी मैक्स का एक्सप्रेशन बताना क्या है? A0 इंटू K1 K2/K1। हाँ, ए नॉट इंटू के टू K2 माइनस K2 - K1 ना। K2/K1। अरे सर मल्टीप्लाई में ये नहीं है। अच्छा सॉरी, रुको। बताओ क्या है बी मैक्स का? यहाँ पे देख लो, A0 बी ए नॉट। इंटू K2/K1। हाँ, ए नॉट इंटू K2/K1, और इस पे पावर क्या है? K2 K2 बाय K K1 माइनस। माइनस K2। बस यहाँ पे पुट करना है तुमको। K1 और K2 दोनों K के इक्वल है, और C नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? C ए दिया हुआ है, तो ये बी मैक्स का ही वैल्यू निकालना है तुमको। अब दोनों क्या है? K और K, ये तो 1 ही हो जाएगा। K/K तो 1 ही हो जाएगा, और उस पे पावर क्या है? K बाय, इन्फिनिट हाँ, पावर तो 1 मतलब K2/K इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब K जीरो। बाय इन्फिनिटी मतलब जीरो। इंफिनिटी। तो पावर क्या आ गया? जीरो मतलब पूरा टर्म 1 हो गया। पूरा टर्म 1 हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो, इस एक्सप्रेशन में अगर देखोगे, इसको तुम यहाँ पे लिमिट पुट करके हम लोग कर सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या आ रहा है। तो वो तो डायरेक्टली हम लोग जीरो नहीं पुट कर सकते हैं। K2/K1 माइनस K2 है ना। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन अगर देखोगे, एक्चुअली एक्सप्रेशन बी मैक्स का कहाँ गया? हम्म दोनों के लिए वैल्यू K दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे हम लोग, तो ये तो डायरेक्टली किसके इक्वल आ रहा है? सी ए के इक्वल ही आ रहा है। हेलो, हाँ सर। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। हाँ क्या आ रहा है बताओ तो। सर A0 आ जाएगा सर। ठीक है, 1 मिनट, उसको रुको, चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, ऑप्शंस एक बार इसको चेक कर ले। हाँ बोलो। लिमिट लगाना पड़ेगा ना सर, वो वन। हाँ, यहाँ वही चीज है, यहाँ पे लिमिट लगा के तुमको सॉल्व करना हो, क्योंकि ये इन्फिनिटी 1/इंफिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है ना। हाँ सर वही। ठीक, 1/0 वाला फॉर्म है। यहाँ पे लिमिट लिमिट का कॉन्सेप्ट तुमको यूज करना होगा। लिमिट तुम लोग मैथ्स में पढ़ चुके हो ना।
यस सर। हाँ तो हाँ लिमिट सर। वाला, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, अगर लिमिट कॉन्सेप्ट लगा के बताओ क्या आ रहा है। लिमिट कॉन्सेप्ट यूज करो, वन सर बाय, शायद ए नॉट ई होगा शायद। हाँ हाँ, क्योंकि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन तो तुम्हारा सी ए है वो तो, और इसमें लिमिट वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज करोगे, 1 पे पावर 0 वाला फॉर्म है, तो उसमें डायरेक्टली हम लोग जीरो नहीं लिखते हैं उसको, लिमिट टेंडिंग टू है ना, वो इन्फिनिटी है तो वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला फॉर्म यूज करते हैं। तो इसका देखोगे लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो ये सी ए बाय एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाएगा, ये ई आ जाएगा। यही एक्सप्रेशन आएगा, देखो तो आ रहा है लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके। हेलो, हाँ हो जाएगा सर, इसी तरह आएगा। हाँ तो ये एक्सपोनेंट ई ई वाला टर्म आ जाएगा इसमें, देखो डायरेक्टली सिर्फ सी ए हम लोग नहीं ले सकते हैं, लिमिट पुट करोगे तो वो नीचे क्या बन जाएगा, वो नीचे ई आ जाएगा, या ई पे पावर -1 आएगा तुम्हारा, तो उसको नीचे करोगे तो वो ई हो जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ सर। चलो तो ये हो गया इसका, सेकंड वाला का ऑप्शन ए आ जाएगा। देख लो इसमें किसी को डाउट है क्या। देखो इसमें मेन है वही चीज, तुमको एक्सप्रेशन ध्यान रहना चाहिए, एक्सप्रेशन अगर अच्छे से है, डिराइव देखो डेरिवेशन तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, मतलब डेरिवेशन में एक्चुअली क्या है, खुद मैनिपुलेशन ही करना है तुमको, तो वो अगर अच्छे से कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्सप्रेशन लास्ट में तुम एक्सप्रेशन याद कर लो, बस वो याद रहना चाहिए, तो डायरेक्टली तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें दो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, एक टी कौन से टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू बी का पहुंचेगा वो वाला, और दूसरा बी का मैक्सिमम एक्सप्रेशन या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन एक एक कर लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें। ग्राफ का नेचर ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है, ठीक है, सिक्वेंशियल में ग्राफ का नेचर, जो ग्राफ ड्रॉ किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी में एक और टाइप का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, एक और टाइप का रिएक्शन है उसको पैरेलल रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। तो पैरेलल रिएक्शन में कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट है काइनेटिक्स ऑफ, तो इसमें इतना डेरिवेशन नहीं है, ये सिंपल सा है काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। तो इसमें हम लोग कैसे डील करते हैं, पैरेलल रिएक्शन मतलब कैसे बोलेंगे कि ए जो है वो पैरेलली दो दो बना रहा है। यहाँ पे सिक्वेंशियल में क्या था, ए से पहले बी बन रहा था, उसके बाद सी बन रहा था, समझ में आ रहा है ना। वहां पे ए से बी बन रहा था, सिक्वेंशियल में था, जब तक बी नहीं बनेगा तब तक सी नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या पैरेलली एक साथ एक रिएक्शन में बी भी बन रहा है, साथ साथ ही साइमल्टेनियसली सी भी बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं पैरेलल। तब यहाँ बी बनने का जो रेट कांस्टेंट है वो k1 है, और सी बनने का जो रेट कांस्टेंट है ये k2 है। तो इसके लिए देखो रेट ला एक्सप्रेशन जो लिखोगे r का वैल्यू, रिएक्टेंट तो सिर्फ यहाँ पे a ही है -dA/dt, और रेट लॉ एक्सप्रेशन से अगर पुट करेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो तो k1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस k2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि दोनों के लिए देखो B और C दोनों के लिए रिएक्टेंट क्या है, A ही है। समझ में आ रहा है, हेलो। हाँ सर, दोनों का अलग अलग। दोनों के लिए देखो रिएक्टेंट सेम है, बट उसका रेट कांस्टेंट अलग अलग है। तो जब ओवरऑल हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो k1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस, जब ये तो B के लिए लिखे हम लोग, जब C के लिए लिखोगे तो C के लिए क्या आ जाएगा, k2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो k1 प्लस k2, ये कॉमन, ये k1 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ A कॉमन आ गया दोनों में, और ये क्या बचा, k1 प्लस k2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A बच गया। अब यहाँ पे वही चीज हम लोग लगा सकते हैं कि A0 का कंसेंट्रेशन जो है किसी टाइम इनिशियली जो हम लोग लिए थे वो हमेशा किसके इक्वल होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t। ठीक है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से है, ये कितना भी हो जाए किसी टाइम t पे अगर तीनों का कंसेंट्रेशन का सम करोगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, A0 के ही इक्वल आएगा।
तो यहाँ पे जैसे मान लो बी के टर्म में अगर हम लोग लिखें तो dB बाई dt, बी के बनने के रेट को हम लोग किसके इक्वल बोल सकते हैं? ये k1 इंटू ए के इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ उसके लिए रेट कांस्टेंट k1 है। अब इसी तरह dc बाई dt के लिए हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज इक्वल टू k2 इंटू ए बोल सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं हम लोग कि लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट इन ए टाइम इंटरवल, इन ए टाइम इंटरवल dt, ठीक है, dt टाइम इंटरवल में x मोल्स पर लीटर ऑफ B was produced, B का x मोल पर लीटर प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, एंड y मोल, मतलब दोनों तो सेम अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, y मोल्स पर लीटर ऑफ C was produced, ठीक है, मतलब किसी टाइम dt में, किसी टाइम इंटरवल dt में क्या हुआ कि उस समय B का x मोल पर लीटर प्रोड्यूस हो रहा था और C का y मोल पर लीटर प्रोड्यूस हो रहा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें dB बाई dt, दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? x बाई dt हो जाएगा, क्योंकि x मोल पर लीटर है उस टाइम इंटरवल में, ठीक है। यस और यहाँ पे हम लोग dc बाई dt को क्या बोल सकते हैं? C कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, बाई dt उसका कंसेंट्रेशन कितने से चेंज हो रहा है? y से, तो y बाई dt बोल सकते हैं। यस तो यहाँ पे अगर मान लो हम लोग रेशियो लें, ठीक है, dB बाई dt और बाय dc बाई dt, इन दोनों का अगर रेशियो ले अगर हम लोग, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बताओ तो? इन दोनों का अगर रेशियो लोगे तो ये तो वैल्यू x बाई dt और बाय एक y बाई dt, तो ये dt बाई y ये किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू x बाई y के इक्वल हो गया। हाँ सर, concentration of B by concentration of C equal to x by y। चलो x बाई y आ गया। अब x बाई y को हम लोग डायरेक्टली देखो तो k1 बाई k2 लिख सकते हैं क्या? ये बताना। यहां से देखो dB बाई dt को पुट करो x बाई dt, ठीक है, तो वहां से हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं। x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? डायरेक्टली k1 बाई k2 लिख सकते हैं हम लोग क्या? क्या ऐसे सर, फिर से बताइए। ये वाला यहाँ पे देखो ना, dB बाई हाँ dt के जगह, ठीक है, उसको रिलेट कर रहे हैं हम लोग k1 और k2 से। अरे यहाँ यहीं पे दोनों का रेशियो ले लो ना, डायरेक्टली दिख ही रहा है तुम लोगों को। dB बाई dt को हम लोग k1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए लिख सकते हैं और dc बाई dt को हम लोग k2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए लिख सकते हैं। केवल दोनों का अगर रेशियो लोगे तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में, तो डायरेक्टली क्या आ गया? k1 बाई k2 ही आ गया। और यहाँ से x के टर्म में अगर बात किए, x मोल y एक ये b का प्रोड्यूस हो रहा था और y मोल c का प्रोड्यूस हो रहा था, तो x बाई y ये दोनों किसके इक्वल हो गया? x बाई y इक्वल टू k1 बाई k2 के इक्वल हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x बाई y जो है ये k1 बाई k2 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे क्या कंक्लूड किया जा सकता है? दिस मीन्स दैट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि इररेस्पेक्टिव, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच टाइम इज elapsed, मतलब कितना भी टाइम पास हो, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच टाइम इज elapsed, द रेशियो ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B टू दैट ऑफ concentration of C from the start, ये हमेशा किसके इक्वल होगा? इसे कांस्टेंट इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बताओ तो? k1 बाई k2, क्योंकि k1 बाई k2 तो कांस्टेंट वैल्यू ही है, वो तो चेंज नहीं होगा। तो टाइम का कोई यहाँ पे टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, इररेस्पेक्टिव कितना भी टाइम इलैप्स हो जाए
हम लोग जो रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी निकालोगे बाय रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सी निकालोगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, उसका वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगा? K1/K2 के ही इक्वल होगा क्या? बताओ तो। ये देखो कोई भी टाइम इलाप्स हो जाए, हम लोग dt टाइम में यहाँ पे एज्यूम किए थे कि x मोल b का बन रहा है और y मोल c का बन रहा है, तो किसी भी टाइम t पे वो टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, x किसी भी टाइम t पे अगर x/y का रेशियो निकालोगे तो ये हमेशा क्या आएगा? किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। K1/K2 आ रहा है इसका वैल्यू, तो K1/K2 तो कांस्टेंट ही है ना। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि B का रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ B बाय रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ C वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा? किसी कांस्टेंट K1/K2 के इक्वल होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा जो K1 और K2 मतलब उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल। गॉट इट? अब यहाँ पे देखो इसको एक्चुअली इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में। जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कर लो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ए से तुम्हारा ये यहाँ पे दिया हुआ है K1, ये B बन रहा है और ये C बनने के रेट को K2 लिखा गया। क्वेश्चन है, देखो सर ढंग, कलर चेंज कीजिए ना सर, दिख नहीं रहा था, ब्लैक स्क्रीन है। चलो ठीक है, रेड ये दिख रहा है। हाँ ये थोड़ा दिख। तो K1/K2 का रेशियो दिया हुआ है 1:10। तुमको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ C बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एट द एंड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे बाद, assuming that K1 इक्वल टू x पर आर। ठीक है, ये एज्यूम करना है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। K1 एज्यूम करना है क्योंकि ये तुमको यूनिट से ही पता चल गया होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो K1 का वैल्यू x पर आर दिया हुआ है। ठीक है, चलो x स्मॉल में ही लिख लो। चलो तब ये तुमको कैलकुलेट करना है कंसेंट्रेशन ऑफ C बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A का रेशियो निकालना है। ठीक है, ट्राई करो एक बार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, कंसेंट्रेशन ऑफ C, ये इन दोनों का रेशियो ही निकालना है ना एट टाइम t, ये है कुछ। पहला ऑप्शन है 10/11 e पे पावर 11x-1। ऑप्शन बी दिया हुआ है ये कंसेंट्रेशन ऑफ C बाय ये ऑप्शन 2 ले लो, 10/11 सॉरी ये ऐसे रेसिप्रोकल है, कंसेंट्रेशन ऑफ A ऊपर है बाय कंसेंट्रेशन ऑफ C नीचे है, e पे पावर 11x-1। ठीक है, वो तीसरा दिया हुआ है concentration of C by A at time t equal to 11/10 into -1, या फोर्थ है none of this। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है जो अभी बताए हैं पैरेलल रिएक्शन वाला, वही उसी को अप्लाई करके तुमको यहाँ पे पुट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ट्राई करके देखो एक बार। डायरेक्टली अगर वो कॉन्सेप्ट समझ गए होगे रेशियो वाला वो कैसे इक्वेट कर रहे हैं तो बन जाएगा।
देखो ध्यान देना यार अच्छे से, मतलब जैसे ये था, ये पैरेलल रिएक्शन है, ये हमको पता है। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा रेट का, डीए बाई डी टी। ये हम लोग किसका इक्वल पुट कर सकते हैं, के वन प्लस के टू इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ये होगा ना एक्सप्रेशन। ठीक हाँ है, सर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ए को नीचे ले आओ, तो ए को नीचे ले आए, ठीक है, ये यहाँ नीचे ए बच गया। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये माइनस साइन के साथ है, और dt को उस साइड भेज दिए, के वन प्लस के टू और इनटू ये dt आ गया। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग लिमिट पुट करके। ये t इक्वल टू 0 पे इसका कंसेंट्रेशन ए नॉट था, t इक्वल टू t पे इसका कंसेंट्रेशन कुछ at था, ठीक है। तो लिमिट पुट करके करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/a का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ln x होता है। लिमिट पुट करोगे तो एक बार एटी पुट करोगे, एक बार ए नॉट पुट करोगे, आगे माइनस साइन है तो ए नॉट ऊपर चला जाएगा और एटी नीचे आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, के वन प्लस के टू इंटू टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट पुट करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, ये यहां तक कोई डाउट किसी को, बोलो। अब देखो एक्चुअली एक रिलेशन तुम लोग को बता चुके हैं, सिंस ए नॉट का वैल्यू जो है ये हमेशा किसके इक्वल होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी और प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ बी और प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सी, हमेशा इसके इक्वल होगा इन तीनों का, बोलो। हाँ सर। तो ए नॉट की जगह पे वो पुट करो, ए नॉट की जगह क्या पुट करोगे, ए टी प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ बी और प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सी, और बाय नीचे क्या है, कंसेंट्रेशन ए टी है, और इधर क्या बचा, के वन प्लस के टू इंटू टी। ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि K1 बाय K2, देखो यहाँ पे एक और तुम लोग को रिलेशन इसमें देखे थे कि कंसेंट्रेशन ऑफ B बाय कंसेंट्रेशन ऑफ C, इसका रेशियो हमेशा किसके इक्वल होगा, देखो तो, द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ B टू रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ C हमेशा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट K के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक और रिलेशन हम लोग ये पुट कर सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ बी किसी टाइम टी पे हम लोग पुट कर सकते हैं बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सी, ये किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के वन बाई के टू के इक्वल होगा। और ये के वन बाई के टू का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ तो, 1/10। 1/10। और K1 का जो वैल्यू है ये x दिया हुआ है, तो K2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। 10x। ठीक है, चलो अब यहाँ बस सब्स्टिट्यूट करना है तुमको। ठीक है, अब ध्यान दो, K1 प्लस K2 के जगह यहाँ पे देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ln, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, सिंप्लीफाई अब तुम लोग खुद ही कर लोगे, ये ln b प्लस ये c और बाय नीचे कंसेंट्रेशन टाइम t, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 का वैल्यू कितना आ गया, 10x प्लस x 11x हो गया है ना। तो यहाँ पे K1 प्लस K2 की जगह 11x पुट कर दो, और t कौन से टाइम के लिए तुमको पूछा गया है, किस टाइम के लिए निकालना है, टाइम 1 आवर के लिए निकालना है, तो t का वैल्यू कितना पुट कर दोगे, ये तो 1 ही होगा। तो यहाँ देखो तो हमको रेशियो किसका निकालना है, कंसेंट्रेशन ऑफ C बाय कंसेंट ए और डी, इसका रेशियो निकालना है, क्या आ जाएगा बताओ। देखो ये ln है, उसको उस साइड भेजोगे तो ये e पे पावर तुम्हारा 11x आ जाएगा, और यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करोगे फर्दर e पे 11x, और यहाँ पे कॉमन क्या बच जाएगा तुम्हारा, यहाँ देखो ये इधर आ गया, अब 80/80 ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे सिंपली लिखते हैं 80/80 ये 1 हो गया, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बी के जगह तुम पुट कर सकते हो यहाँ पे
कंसंट्रेशन ऑफ बी के जगह हम लोग पुट कर दिए कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई 10 पुट कर दिए, ठीक है, क्योंकि उसी के टर्म में हमको निकालना है। तो बी के जगह वो वाला रिलेशन पुट करो, कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई 10, ये कितना बच जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई 10 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ 80, ठीक है, ये और ये प्लस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक्चुअली क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी कॉमन आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई कंसंट्रेशन ऑफ 80 कॉमन आ गया, और ये इधर बच गया 1/10, ठीक है। सर कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई ए आएगा ना, 11x माइनस 1, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर टी, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे तो 1/10 प्लस 1 करोगे तो नीचे 10 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 10 तुम्हारा ऊपर चला गया, नीचे 11 आ गया, और इंटू ई पे पावर 11x माइनस 1, ये आ गया। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, बी बाई ए है ना। यार तो बी को रिप्लेस किए ना, यहाँ पे बी को हम लोग किससे रिप्लेस किए, कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई 10 लिख दी, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको सी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई 80 का टर्म निकालना था, बी का थोड़ी जरूरत है हमको, ठीक है। हाँ सर, उसी को तो हम लोग यहाँ से रिप्लेस किए। ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन ये टफ है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब तुमको रिलेट करने आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देखो, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग बुकलेट से प्रैक्टिस कर लेना, सिक्वेंशियल रिएक्शन वाला क्वेश्चन और पैरेलल रिएक्शन वाला, ठीक है। जेई एडवांस में मेनली ये सब पूछा जाता है, सीक्वेंशियल रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शंस वाले क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट होता है उसमें टॉपिक, तो ये एक बार देख लेना, बुकलेट में दिया हुआ है, क्वेश्चंस बुकलेट में मिल जाएंगे आराम से, तो उसे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, उससे आइडिया लग जाएगा। एक बार तुम लोग डेरिवेशन एक बार खुद से करने का कोशिश करना, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन मत याद रखो, फिर बता रहा है डायरेक्ट याद रखोगे, इसमें पैरेलल वाले में तो डायरेक्ट तुमको याद नहीं रखना है, क्योंकि अगर कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा तो एक्सप्रेशन चेंज होगा, ठीक है। तो कैसे डिराइव कर रहे हैं, इसमें कैसे रिलेशन निकालना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोसेस ध्यान रखना है तुमको, इसमें सीक्वेंशियल ये पैरेलल वाले में अगर डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद कर लोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट अगर चेंज होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन भी चेंज होगा, ठीक है। तो प्रोसेस ध्यान दो, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। कंसेक्यूटिव वाला में भी सर याद रखेंगे या मतलब मेथड याद रखेंगे, किसमें, सीक्वेंशियल वाले में ना, कंसेक्यूटिव नहीं, उसमें हाँ उसमें मेनली उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, एक ही टाइप का, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है भाई। पैरेलल वाले में तुम्हारा कोफिशिएंट चेंज करके पूछ सकता है, यहाँ 1:1 वाला कोफिशिएंट हम लोग लिए थे ना सर, यहाँ पे अगर कोफिशिएंट अगर चेंज कर देगा, आगे 2 या 3 लगा देगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल वाले में ध्यान रखना कि बस वो प्रोसेस ध्यान रखो कि कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन फाइनली चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। तो प्रोसेस के थ्रू, तो पैरेलल वाले क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन वो बुकलेट में है, बहुत सारा क्वेश्चन, उसमें पैरेलल और सीक्वेंशियल दोनों से ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको, नेक्स्ट क्लास में और 1-2 क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है। सर। हाँ बोलो। सर इस चैप्टर में और मतलब क्या क्या टॉपिक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो जो था वो सब लगता है खत्म हो गया है। नहीं नहीं, अभी आर्हेनियस वाला पार्ट पूरा बचा हुआ है, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट, आर्हेनियस वाला मतलब कॉलिजन रेट, थ्योरी, हाँ कॉलिजन थ्योरी और आर्हेनियस थ्योरी वो बचा हुआ है, वो वाला पार्ट बचा हुआ है, और 2 से 3 क्लास लगेगा उसमें, ठीक है। 2 से 3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। ठीक है। ठीक, चलो तो तुम लोग ट्राई करो उसमें क्वेश्चन, अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चंस हम ट्राई भी करवा देंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। इसको एक बार खुद से करने का कोशिश करना बिना देखे, ठीक है। तो वो सिंप्लीफाई आराम से अपने से भी करो बैठ के, तो फिर उसको रिलेट करना, जो फाइनल एक्सप्रेशन हम लिखाए उससे रिलेट करने का कोशिश करना, सिंप्लीफिकेशन एक बार खुद से करो, उसके बाद रिलेट करो, ठीक है। ओके सर। उससे माइंड में बैठ जाएगा कैसे प्रोसेस कैसे करना है,
चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। ठीक है।